हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है वाई नेशंस फेल। तो जी हाँ, यही शीर्षक है जिस पर कि नोबेल प्राइज मिला है। तो ये 3 अर्थशास्त्री को ये संयुक्त रूप से दिया गया है नोबेल प्राइज़। तो ये जो तीनों अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने शोध किया है कि कोई भी राष्ट्र असफल क्यों होता है। इसी पर ये पूरा वीडियो है। ये इन्होंने कहा है कि किसी भी देश में लोकतंत्र सबका को बढ़ावा देना चाहिए, और इसी पर इन्होंने शोध किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने यह भी दिखाया है कि उपनिवेश से कितना हानि हुआ है और कितना लाभ हुआ है। तो आप याद कीजिए, बहुत दिन पहले अमर्त्य सेन को भी जो नोबेल प्राइज़ मिला था, उसकी थीम यही थी कि जैसे अफ्रीकी देश का, भारत का और लैटिन अमेरिकी देश का और राजतंत्र का, सबका उन्होंने म्यूचुअल स्टडी किया। और फिर उन्होंने दिखाया कि जहाँ पर तानाशाह है वहाँ शिक्षा पर कम खर्च होता है, महिलाएं कितना असुरक्षित होती हैं, महिलाओं का कितना शोषण होता है। इन सारे बातों का अध्ययन करके उन्होंने निचोड़ प्रस्तुत किया कि जो लोकतंत्र है वो बहुत आवश्यक है, और लोकतंत्र के आधार पर ही हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर को उठा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में। तो मानवीय जो पहलू है, ये तो मानवीय पहलू तो है ही, साथ ही कोई भी देश की जो प्रगति होती है तो उसमें जो शिक्षा पर व्यय होता है और स्वास्थ्य पर व्यय होता है, तो हमारा मानव संसाधन जो डेवलप होता है, और मानव संसाधन जब डेवलप होता है तो राष्ट्र को भी डेवलप करने में मदद करता है। और एक बात और विचारणीय है कि ये जो जितना विकास है, सकल घरेलू उत्पाद है, सड़क है, परिवहन है, ट्रेन है, लग्जरियस गुड्स है, किसके लिए है? जनता के लिए। अगर मतलब आम जनता की स्थिति बद से बदतर हो, उनका सुरक्षा नहीं हो, उनको अगर मतलब बढ़िया से स्वास्थ्य नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिले, उनका घर अच्छा नहीं हो, और घोर प्रदूषण में जी रहे हों, अगर कानून का राज्य नहीं हो तो जंगल राज्य के नागरिक हो जाएंगे। आप हम देख सकते हैं कि भारत में क्या कैसी स्थिति बन रही है। अगर कोई केस दर्ज कर दे कहीं पर तो उसको निर्दोष साबित होने में 50 वर्ष 100 वर्ष लग सकता है। तबलीन सिंह एक आर्टिकल में लिखी थी कि भारत में अगर एक भी केस दायर नहीं हो और जो मुकदमा सब है उसके डिस्पोजल की यही गति रहे तो 350 वर्ष लग जाएंगे। तो इस तरह की बात है कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र तो मजबूत हुआ, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ क्या हुआ कि जिस समय में देश आज़ाद हुआ था उस समय में 4 करोड़ लोग गरीब थे, अभी 84 करोड़ लोग गरीब हैं। तो ये इनका जो अध्ययन हुआ है कि लोकतंत्र आवश्यक है। तो लोकतंत्र जो आवश्यक है, इस पर इन्होंने चीन का भी अध्ययन किया है, और इनका मानना है कि चीन जल्दी ही ध्वस्त हो जाएगा। तो चीन के ध्वस्त होने की भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि प्रजातंत्र जरूरी है। फिर इनके जो आंकड़े हैं या मतलब जो कंक्लूजन है वो भी परस्पर विरोधी है। अगर हम औपनिवेशिक शासन का अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि कैसे इनका दोहन किया गया, निवासियों का दोहन किया गया, इनके संसाधन का दोहन किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक देश जो उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनियल रहे हैं, तो यहाँ पर कॉलोनिज्म था ब्रिटेन का, या मतलब जो ये पाश्चात्य यूरोपीय कंट्री हैं, फ्रांस का, तो वहाँ पर जो सिर्फ गरीबी थी तो आज अमीरी नहीं है, या अमीर देश थे तो पूरा गरीब ही हो गए हैं। तो इसका एक जैसा आंकड़ा नहीं है। जैसे मेक्सिको के बारे में कहा जाता है कि मेक्सिको पहले अमीर देश था और उपनिवेश के बाद वो गरीब हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं चीन का उदाहरण, अमेरिका का उदाहरण और कनाडा की स्थिति के बारे में अगर हम आकलन करें तो देख सकते हैं कि ये देश उस समय में गरीब थे, आज इनकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। तो चीन में तो लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है।
तो चीन के प्रगति का उदाहरण देते हैं, लेकिन चीन का बहुत सारा आंकड़ा छिपा हुआ है। और मतलब अगर ऐसे प्रगति की बात करें जहाँ पर मतलब सिर्फ पैसा तो आए लेकिन देश पर कितना ऋण है, या मतलब आदमी को जहाँ स्वतंत्रता ही नहीं हो, न विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, न काम करने की स्वतंत्रता हो, न जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, या फिर ऐसे समृद्धि का कोई मतलब नहीं होता है। तो चीन की प्रगति तो हुई है, लेकिन चीन पर बहुत लोन भी है। और कठोर दमन में बहुत दिन तक चीन के नागरिक रहे, जहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुआ तो कितना विभत्स ढंग से और कितना क्रूर नृशंस ढंग से एबॉर्शन करा दिया जाता था, और मतलब हैवी जुर्माना लगाया जाता था। वहाँ का नदी, वायुमंडल सब दूषित हो गया, जो ये विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के कारण। और जो मन में हुआ वो लागू किया गया, ये नहीं देखा गया कि इससे कितना हानि हो सकता है या लाभ हो सकता है। अब उदाहरण के लिए आप गरैया जैसे पक्षी को मारने का अभियान चलाया था माओ त्से तुंग ने, और जब पूरे गरैया को मार दिया गया तो उसके बाद जो भीषण टिड्डी की आंधी चली तो पूरा फसल चट कर दिया टिड्डियों ने, और फिर 3 करोड़ लोगों का मतलब देहांत हुआ था भूख से तरफ तरफ करके। तो चीन में ऐसे पहलू सब, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसका हम अलग से एक वीडियो में अध्ययन करेंगे। लेकिन मतलब अभी जो नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें कि व्हाई नेशन फेल, कोई राष्ट्र क्यों असफल होता है, उस पर जो बात की जा रही है, तो उस बात में हम कहना चाहेंगे कि कोई भी देश में सिर्फ माने प्रजातंत्र होना काफ़ी नहीं है। प्रजातंत्र होने के साथ साथ भी और भी पहलू है इससे जुड़ा हुआ। जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति हुई है वो भ्रष्टाचार के कारण हुई है। अब आप देख सकते हैं कि भारत में घोटाला की ये स्थिति है कि एक चपरासी के घर से करोड़ों रुपए की संपत्ति, बैंक बैलेंस बरामद होता है। अब भारत के एक राज्य की स्थिति ये है कि 5 साल में मतलब 36 गो पुल बने हैं, तो उसमें से 32-33 पुल धंस गए हैं, या मतलब पुल ही बह गया है। पैसा इतना ठेल दिया गया, राज्य में इतना पैसा दे दिया गया कि हर घर नल जल के नाम पर ज़मीन से पानी खींच करके नाली में बहा दिया गया। अब 3 गांव पर एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल की आवश्यकता थी, वित्त रहित कॉलेज वहाँ उपस्थित था, लेकिन गांव-गांव में उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोल दिया गया प्राइमरी स्कूल में। अब न वहाँ योग्य शिक्षक हैं, न वहाँ विद्यार्थी है, तो इस तरह से पैसा का दुरुपयोग हुआ। अगर बीपीएससी से यहाँ पर बहाली हुई बिहार में, तो हम देख सकते हैं कि कितना अफरा तफरी में बहाली हुई या कैसे कैसे लोग आ गए। अब भारत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भ्रष्टाचार वाला पैसा को जो विदेशी बैंकों में जमा है, अगर उस पैसा को बांट दिया जाए नागरिकों के बीच में, तो प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया मिलेगा। ये पुराना आंकड़ा है। तो देश की प्रगति हुई है, लोगों के पास बहुत पैसा आया है, क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन आबादी भी देश की बढ़ी है। लेकिन आज स्थिति ये है देश में कि बिजनेसमैन के पास स्टाफ की कमी है, नौकर नहीं मिल रहा है। और वहीं जो आपको स्टाफ मिलेगा तो वेल स्किल्ड स्टाफ नहीं मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में आप लूट देख सकते हैं, जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी जांच ऑपरेशन हो रहा है, अनावश्यक दवा डॉक्टर लिख रहे हैं। पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो भ्रष्टाचार की जो स्थिति बनी है, तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर मतलब पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, तो उसमें अगर कोई एक ईमानदार आदमी आ जाए तो उसकी ईमानदारी बेवकूफ़ी जैसी दिखती है। न्यायतंत्र विफल हो गया है। हजारों विचाराधीन कैदी हैं जिनका कोई जमानत लेने वाला नहीं है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई है। और बैंक सबका कर्ज डूब रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य में जो वित्त रहित जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी आज उनकी स्थिति ये हो गई है। और प्राइमरी स्कूल में +2 स्कूल खोल दिया गया है। अब फुटपाथ पर जो दुकानदार हैं उनकी स्थिति देखिए, कोई मजबूरी में ही लोग फुटपाथ पर दुकानदारी कर रहा है।
तो उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसा नहीं किया गया। मतलब पैसा का जो सदुपयोग, तो भारत का अध्ययन करें और भारत के साथ साथ चीन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों का अध्ययन करें। तो कोई एक फैक्टर नहीं है जो सिर्फ जिसको हम रेखांकित करें। मतलब लोकतंत्र ही आ जाने से सारा चीज़ नहीं हो जाएगा। भारत की अगर हम बात करें और भारत का अध्ययन करें तो संपन्नता आने के बाद भी जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, तो भ्रष्टाचार के कारण अब जो राष्ट्र फेल हो सकता है, असफल हो सकता है और लोन बढ़ सकता है। तो पैसा का कहाँ वो सदुपयोग किया जाए, कैसे लोगों के भलाई के लिए किया जाए, या मतलब उसको भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो अर्थशास्त्री लोग जोड़ दे रहे हैं, जो सिर्फ लोकतंत्र को अपनाने ही से ये हो जाएगा, इसके लिए जो अलग अलग अध्ययन के बावजूद भी हम इसको देख